Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 10th chapter 1st history, the nationalism in Europe. First of all, इस चैप्टर में 7 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पूरे के पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, द ड्रीम ऑफ फ्रेडरिक सोरियो. अब फ्रेडरिक सोरियो कौन था, उसका ड्रीम क्या था, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. बेसिकली बात यह है कि फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने 1848 में एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गई. उस पेंटिंग को उसने नाम दिया द ड्रीम ऑफ फ्रेडरिक सोरियो. अब उस पेंटिंग में ऐसा क्या था कि वो इतनी फेमस हुई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. और वही एक पेंटिंग थी जो बेसिकली सभी रीजंस को इंडिकेट करती है. नेक्स्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. जाहिर सी बात है, आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई, पेंटिंग पॉपुलर हुई, उसी से जो आइडिया डेवलप हुए वहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन और जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो आगे स्प्रेड होता गया. तो इस वाले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से आइडियाज थे, वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिन्होंने एक रेवोल्यूशन को डेवलप किया. नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. अब देखो, फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ, उसका असर, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा. तो बस वहां से जो इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ पूरे यूरोप में इफेक्ट पड़ा. तो वहीं से स्टार्ट होता. थर्ड, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. कहां पर इफेक्ट पड़ा बेटा, कहां पर इफेक्ट पड़ा, यूरोप में पड़ा. वही नेक्स्ट पॉइंट, जब इफेक्ट पड़ा रिवोल्यूशन का तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वहां की जो मोनार्की है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. और वही ऐसा टाइम था 1830 से 1847, द एज ऑफ रिवोल्यूशन, इसको नाम दिया गया. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट पॉइंट, द मेकिंग ऑफ जर्मनी. जब रिवोल्यूशन होगा तो जाहिर सी बात है नए स्टेट्स बनेंगे, कुछ टूटेंगे भी. तो वहीं से जो मोस्ट पॉपुलर था जर्मनी और इटली, उनकी मेकिंग हम देखने वाले इस वाले पॉइंट में, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. नेक्स्ट, विजुअलाइजिंग द नेशन. अब देखिए, फ्रेंच आर्टिस्ट, फर्स्ट पॉइंट था फ्रेडरिक सोरियो. अब फ्रेंच आर्टिस्ट ने क्या करते थे पहले, जो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बताते हैं हम. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसा हुआ था कि उन्होंने लिबर्टी को एक वुमन के रूप में आइडेंटिफाई, इंडिकेट करा. और वहीं से जो विजुअलाइजेशन हुआ नेशन का स्टार्ट हुआ कि उन्होंने लिबर्टी को एज ए वुमन देखना स्टार्ट कर दिया और चारों तरफ वही जो नॉलेज है वो स्प्रेड हुआ. नेक्स्ट है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. जब नेशन बनेगा, लोगों में यूनिटी बनेगी, तो एक नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म इंप्रूव होगा. तो वो कैसे इंप्रूव हुआ वो इस पॉइंट हम डिस्कस करने वाले. बेसिकली 7 पॉइंट्स हैं, सातों के सातों पूरे चैप्टर का एक एसेंस है. अंडरस्टैंड. चलिए, द ड्रीम वर्ल्ड ऑफ फ्रेडरिक सोरियो, एक ऐसी पेंटिंग जो स्टार्टिंग से लेकर एक रीजन बनी हुई थी पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन का, जहां से जो नेशनलिज्म है वो स्प्रेड हुआ टोटली. किसने पेंटिंग बनाई थी? फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी और 1848 में बनाई थी. आपको ये डेट याद रखनी है. अब इस पेंटिंग में ऐसा क्या है कि वो इतना पॉपुलर हुई? सबसे पहले शोज द पीपल ऑफ यूरोप and America, men and women of all ages and social classes marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. अब पहले बात करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की. क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था उसके अंदर, उसमें जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या करा, एज ए फ्रीडम को एक वुमन के रूप में इंट्रोड्यूस किया. वहीं से जो वुमन है एज ए लिबर्टी, एज ए स्टेचू ऑफ लिबर्टी के रूप में सामने आया. तो उसी को ये जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ से एज ए मार्चिंग, एज ए ट्रेन, वो सारे होमेज दे रहे हैं. होमेज का अर्थ आप श्रद्धांजलि से ले सकते हो. तो कहा क्या गया है कि यहाँ यूरोप के सारे लोग, अमेरिका के मैन एंड वुमेन, यानी दोनों जेंडर के मैन और वुमेन, सभी एजेस के, ऑल एजेस, सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन. सारे के सारे मार्च कर रहे हैं लॉन्ग ट्रेन में. किसके लिए? लिबर्टी के लिए. इस पेंटिंग में बेसिकली ये दिखा रहा है कि जितने भी लोग हैं सारे लिबर, यानी लिबर होने के लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ मार्च कर रहे हैं एज ए लॉन्ग ट्रेन. स्टैचू ऑफ लिबर्टी बियर्स द टॉर्च फॉर एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर. जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसने एक हाथ में अपने टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट ले रखा है, मतलब एक प्रकाश की रोशनी जिसको आप कह सकते हो. सबको वो एक वे शो कर रही है. ये अंधेरे वाली टॉर्च नहीं, ये नॉलेज वाली टॉर्च है, टॉर्च ऑफ नॉलेज. मतलब इस समय तक लोगों में ये नॉलेज एक बेस हो गया था कि क्या नेशनलिज्म है, कैसे हम अपने आप को लिबरल कर सकते हैं, फ्रीडम दिला सकते हैं.
और सेकंड, दूसरे हाथ में इसके पास चार्टर ऑफ मैन राइट्स, यानी जो मानव है, जो मनु यानी जो लोग हैं उसके अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं। और यहाँ पॉइंट नोट करने वाली बात है कि राइट्स ऑफ मैन, सिर्फ जो मैन है उनके ही राइट्स है। इस समय तक वुमेन्स को कोई राइट्स नहीं थे। अब ये पेंटिंग इतनी पॉपुलर होती गई क्योंकि फ्रेडरिक सोरियो ने जो इस पेंटिंग में दिखाया था वो सारा का सारा रियलिटी बेस्ड था। यानी 1814 में जो कंडीशंस थी उस वक्त यूरोप में, वो सारी की सारी कंडीशन फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग में दिखाई है। नेक्स्ट, foreground of the image lie the shattered remains of the symbol of absolutist institutions। अब जो पेंटिंग के सामने ये सारे पड़े हैं, एज ए वेस्टेज बोल सकते हो, ये के सारे सिंबल हैं एब्सोल्यूट, जितने भी मोनार्कीज हैं वो सारे के सारे बिखरे पड़े हैं। यानी इस पेंटिंग में दिखा रहा है कि जो मोनार्की है वो क्या हो रही है, पूरी तरह से कंप्लीटली एंड हो रही है। एंड होने के बाद जितने इनके सिंबल्स हैं वो सारे क्या पड़े, नीचे बिखरे में पड़े। क्यों? क्योंकि जितने भी सारे लोग हैं दे डोंट नीड एनी मोनार्की एंड दे गोइंग फॉर लिबरलिज्म। पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड इज डिस्टिंक्ट नेशंस इन सोरियो's यूटोपियन विजन। अब एक वर्ड है यहाँ यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? कि ऐसी परफेक्ट सोसाइटी जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं है, यानी एक तरह से ड्रीम वर्ल्ड है। और ऐसी परफेक्ट सोसाइटी है कि यहाँ लोगों के पास सब कुछ है, यानी एनीथिंग वे दे नीड दे हैव। पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप इज डिस्टिंक्ट नेशन, यानी जितने भी यहाँ लोग इकट्ठा हो रखे हैं वो सारे अलग अलग नेशन से हैं। और यहीं आकर कौन सी सोसाइटी में, अपने यूटोपियन सोसाइटी यानी यूटोपियन विजन में एग्जिस्ट करते हैं। किसके द्वारा, किसके पेंटिंग में? फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में, जो उसने 1848 में बनाई थी, जिस पेंटिंग को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। इसीलिए फ्रेडरिक सोरियो इतना फेमस हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द आइडिया गिवन बाय द प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इसका आंसर क्या है कि कौन सा आइडिया था फ्रेडरिक सोरियो का जो उसने पेंटिंग में दिखा? तो पेंटिंग में आइडिया कौन सा था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का आइडिया था। किसका? फ्रेडरिक सोरियो का। आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लीडिंग the Caucasian are the United States and Switzerland slightly ahead of the Statue of Liberty। अब फ्रेडरिक सोरियो ने कितनी रियल टाइम चीजें दिखाई है वो पता लगेगा। अब देखो यहाँ जो है यूनाइटेड स्टेट्स का फ्लैग है। अब वो कह क्या रहा है कि इस समय तक जो यूनाइटेड स्टेट है वो लिबर्टी को होमेज यानी दे चुका था स्टैचू को, वो आगे निकल चुका है उससे। इट मीन्स कि इस टाइम तक जो यूनाइटेड नेशन है वो एक अलग नेशन बन चुका था, यानी वो एक तरह से लिबर्टी उसने अचीव कर ली थी। तो इतने रियल टाइम चीजें फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग में दिखाई है। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज जस्ट रीच द स्टैचू। अब देखो ये रहा फ्रांस जो अभी अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा है। इट मीन्स कि वो अब रिवॉल्यूशन के लिए फाइट कर रहा है, अपने फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा है। इतनी रियल टाइम चीज दिखाई है। और जो पीछे है इसके जर्मनी और दूसरे स्टेट्स हैं वो सारे होमेज के लिए आ रहे हैं। द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। जर्मनी के देखो ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग यानी उनके जस्ट पीछे ही है। एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप इन 1840, यानी वो अपने लिबरल होप के लिए उनके पीछे 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 चल रहे हैं। और इनसे आगे जो अपने दूसरे स्टेट्स हैं वो एज ए ट्रेन मार्च कर रहे हैं। किसके लिए? अपने लिबरल के लिए। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। यानी इनके पीछे जो लोग चल रहे हैं वो हंगरी, आयरलैंड, रशिया वगैरह के लोग हैं। फ्रॉम द हेवंस अबोव क्रिस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। अब देखो लास्ट जो फाइनल टच है फ्रेडरिक सोरियो ने यहां दिया है, यानी जो भी ये लोग कर रहे हैं इसका सही या गलत का फैसला कौन कर सकता है? इनके बाद ऊपर वाला। इट मीन्स यानी ये बोल रहा है कि हेवन से जितने भी सेंट्स हैं, एंजल्स हैं, वो सारे गेज अपॉन द सीन, यानी सबको ब्लेस कर रहे हैं कि जो आप अब कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, मतलब आप गलत नहीं कर रहे हो। क्या दिखा रहा है इधर? इधर यूनिफिकेशन दिखा रहा है सभी स्टेट्स का। किसके लिए? एक लिबरल होप के लिए। तो ये था फ्रेडरिक सोरियो का ड्रीम वर्ल्ड। इसी और यही ड्रीम वर्ल्ड का जो इसका आइडिया था
वो आगे जाकर इतना पॉपुलर हुआ कि उन्होंने एक नेशनलिज्म की क्या लगाई, एक चिंगारी सी लगा दी थी। Democratic and social republics symbolized fraternity among the nation states of the world। यानी जो नेशन स्टेट्स हैं उनके बीच में क्या दिखा रहा है, फर्टर्निटी दिखा रहा है, इस तरह से यूनिफिकेशन दिखा रहा है। नेक्स्ट, during the 19th century nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental वर्ल्ड ऑफ यूरोप। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी तक आते आते यूरोप के मेंटल और पॉलिटिकल वर्ल्ड में इतने तेजीली, इतने स्पीडली चेंजेस आए कि वो बाद में उसने एक रिवॉल्यूशन का एक रूप ले लिया एक तरह से। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। और इसका आखिरी रिजल्ट यही रहा जो नेशन स्टेट्स है वो बनना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेकिंग ऑफ इटली एंड जर्मनी। मेकिंग ऑफ इटली एंड जर्मनी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहां एक बात आती है अर्नेस्ट रेनन की, यानी नेशनलिज्म की एक तरह से डेफिनेशंस दी है फ्रेडरिक सोरू ने, उसने रियल लाइफ एग्जांपल दिया है अपनी पेंटिंग के द्वारा। अब ये है अर्नेस्ट रेनर, प्रोफेसर हैं, इन्होंने नेशनलिज्म का एक नई डेफिनेशन दी है जो पूरी तरह से लोगों द्वारा सही मानी गई है। यस दैट व्हाट आई रोट, यानी हाँ ये मैंने लिखा है। अर्नेस्ट रेनर, व्हाट इज अ नेशन, किसके रेफरेंस में अर्नेस्ट रेनर बोल रहे हैं कि नेशन के रेफरेंस में एक नेशन कैसा होना चाहिए। इन अ लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सर्बन इन 1882 में इन्होंने लेक्चर डिलीवर किया था। द फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनर, कौन है ये, फ्रेंच फिलोसोफर है। आउटलाइन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स नेशन, और उन्होंने अपनी लाइंस को आउटस्टैंडिंग किया है कि नेशन कैसे बनता है। द लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज अ फेमस एज ए अनटाइटल्ड क्वेस्ट क्यू नेशन, यानी व्हाट इज अ नेशन। इन दिस एसे रेनन क्रिटिसाइज्ड the nation suggested by others that a nation is formed by a common language, race, religious or territory। यानी जो अदर्स लोग, दूसरे जो लोग बोलते हैं कि नेशन किससे बनता है, नेशन रेस से यानी एक तरह के लोगों से, एक तरह से रिलीजन से, और एक तरह की जो टेरिटरी है उनसे नेशन बनता है। पर जो अपने अर्नेस्ट रेनर है वो पूरी तरह से इसको एग्री नहीं करते, बोल रहे ये सही नहीं है। तो फिर क्या सही है? ए नेशन स्टेट इज culmination of a long past of endeavors, sacrifices and devotion। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो एक नेशन है वो जो पास्ट में उनके जितने भी स्ट्रगल हुए हैं उन सब पे बेस होता है, जितने भी एंडोवर्स हुए हैं, सेक्रीफाइस किए हैं लोगों ने, उस पे बेस करता है। एक हीरोइक पास्ट ग्रेट मैन ग्लोरी दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस ए नेशनल आइडिया। यानी एक जिसकी जो हिस्ट्री है वो एक एज ए गोल्डन वर्ड्स में है, तो वो एक नेशन की डेफिनेशन आप दे सकते हो उसको। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, सबका सेम रहा हो। टू हैव ए कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म्ड ग्रेट डीड्स टुगेदर। यानी नेशन स्टेट्स क्या है कि साथ में, यानी कॉमन रहे उनका प्रेजेंट, और जो उनका पास्ट जो ग्लोरीज हैं वो भी सारी क्या रहे, कॉमन रहे। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, दीज आर एसेंशियल कंडीशन ऑफ बीइंग ए पीपल। यानी एक लोगों को, एक नेशन के लोगों को कैसा होना चाहिए वो डिफाइन करते हैं अर्नेस्ट रेनर अपने एक लेक्चर में। क्या है ये? एक फ्रेंच फिलोसोफर है। ए existence is a daily plebiscite, a province is its inhabitants, if anyone has the right to be consulted it is the inhabit। a nation never has any real interest in annexing or holding on to countries against a will। यानी एक नेशन को कोई राइट नहीं है टू होल्डिंग ऑन टू कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ गुड थिंग and necessary, even their existence is a guarantee of liberty। यानी नेशन की होने की गारंटी क्या होनी चाहिए? लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, which would be lost if the world had any one law and only one master। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो नेशनलिज्म, ये लिबर्टी जो है वो लॉस्ट हो सकती है, यानी एंड हो सकती है। कब हो सकती है? जब उस नेशन का एक ही मास्टर या फिर एक रूल हो। ऐसा होना इम्पॉसिबल है क्योंकि अलग अलग तरह के, अलग अलग
डाइवर्सिटी से जब लोग रहते हैं तो उनके लिए अलग अलग रूल्स होने चाहिए, अलग अलग क्लास के होते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास, तो उन सब के लिए रूल्स जो उन सभी को इन फ्रंट ऑफ लॉ सारे को इक्वल राइट्स दे, तो वही एक नेशन स्टेट्स, एक एक्चुअली लिबरल जो नेशन है वो हो सकता है। द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर, हमने क्या देखा, हमने फ्रेडरिक सोरियो देखा, हमने अर्नेस्ट रेनन देखा, दो चीजें हमने पढ़ी। अब इस साथ साथ उन्हीं दोनों चीजों में पूरे के पूरे चैप्टर का एसेंस है वो हम देखने वाले हैं। दिस चैप्टर विल डील विद मेनी इश्यूज विजुअलाइज बाय सोरियो। जैसा कि मैंने कहा था कि फ्रेडरिक सोरियो इंपॉर्टेंट पर्सन है, फ्रेंच आर्टिस्ट है, उसी पे बेस्ड पूरा चैप्टर है। बहुत सारे इश्यूज है जो उसने पहले इंडिकेट कर दिए थे, उसके बारे में हम एक्सप्लेन से पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द वेरियस प्रोसेस थ्रू व्हाइल द नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी। यानी बहुत सारे ऐसे इश्यूज है कि 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म बना यूरोप के अंदर वो कैसे बना, उन सारे सिचुएशंस को, सारी जितनी भी कंडीशन थी, एलिमेंट्स थे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। The concept and practices of the modern state in Europe that had been developing over a long period of time. अब देखो, सिंपल सी बात समझो, जब लोगों को ये नॉलेजफुल होगा, ये पता चलेगा कि नेशन उनके लिए कैसा स्टैंड करता है, क्या स्टैंड करता है, तो ये एक छोटे टाइम पीरियड में तो होना पॉसिबल नहीं है ना। That's why he said over a long period of time. लोगों को बहुत टाइम लगा ये समझने में कि हाँ एक्चुअल में नेशन उनके लिए क्या मीन रखता है। अंडरस्टैंड, वही ये बता रहा है कि बहुत लॉन्ग, काफी लॉन्ग, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। A nation states was one in which the majority of its citizens and not only rulers came to develop a sense of common identity and share history of descent. मतलब ये बोल रहा है कि एक नेशन को नेशन बनने के लिए सिर्फ उसके सिटीजन्स काफी नहीं है, जब तक कि वहां के रूलर्स भी ये ना चाहे कि ये डेवलप हो। केम टू डेवलप ए सेंस, यानी कम्युनिटी, कॉमन आइडेंटिटी का जब तक सेंस नहीं आएगा तब तक नेशनलिज्म पॉसिबल नहीं है। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, इट वाज फोर्ज्ड थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल्स। अब क्या हुआ कि लोगों को कैसे पता चला कि वो दब रहे हैं या फिर उनको रिवॉल्यूशन या फिर नेशन की एक ऐसे नेशनलिज्म की उन्हें जरूरत है। वो हुआ कि जैसे देखो, अब मैं कहीं जा रहा हूं या फिर मैं किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूं और मैंने ये देखा कि एक दूसरा बंदा भी है जो मेरे जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों आपस में डिस्कस करेंगे कि इसको हम इससे ओवरकम कैसे हो। वैसे ही हुआ, बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए। क्या हुए स्ट्रगल्स हुए? थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स। उन लीडर्स ने समझाया कि आप कहां हो और आपको कहां होना चाहिए। जो आपके मोनार्कीज है, आपके रूलर है, आपको कैसे टॉर्चर कर रहे हैं, कैसे दबा रहे हैं। अब देखिए, यहां से जो चैप्टर है वो बेसिकली स्टार्ट होता है। जो फोटो है आपके सामने, द कवर ऑफ जर्मन एल्मनेक डिजाइन बाय द जर्नलिस्ट एंड्रियस रेबमन इन 1798। ये एक्चुअली में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके 9 साल बाद ये प्रिंट बना है। उसके 9 साल बाद ये प्रिंट बना है। द इमेज ऑफ फ्रेंच Bastille being stormed by the revolutionary crowd has been placed next to a similar fortress meant to represent the Bastille of despotic rule in German province of Kassel। इन्होंने बेसिकली क्या करा है, फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ था तब लोगों ने वहां के बेस्टाइल फोर्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे वो बेस्टाइल जो फोर्ट है उसकी एक पेंटिंग है जिसमें काफी सारे पीपल्स यहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक जर्मन कैसल है, वो इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, वो शोज कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि आप एक्चुअल में कहाँ हो और आपकी सोसाइटी कैसी है। जैसे फ्रेडरिक सोरियो ने इंडिकेट किया कि जो यूटोपियन विजन है एक्चुअली में, जो सोसाइटी है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल वही ये जर्नलिस्ट कर रहे हैं, लोगों में स्प्रेड कर रहे हैं। किसके लिए? नेशनलिज्म के लिए, ताकि लोगों में एक नेशन फीलिंग डेवलप हो। तो दूसरी तरफ एक जर्मन कैसल है, वो ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा जैसा इस फोटो में दे रखा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उन्होंने क्या करा था, बेस्टाइल फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बिल्कुल यहां भी होना चाहिए। इसके सेंस में उन्होंने एक
जो है एड है, एडवर्टाइजमेंट है, वो पब्लिश किया है। Accompanying the illustration is slogan, एक स्लोगन दिया गया है, द पीपल मस्ट सीज देयर ओवन फ्रीडम, यानी लोगों को अपना अधिकार ले लेना चाहिए। सिंपली इंडिकेट कर रहा है लोगों को उकसाने के लिए कि हाँ आपको अपना अधिकार लेने की जरूरत है। रेबमैन लिव्ड इन सिटी ऑफ मेंस एंड वाज ए मेंबर ऑफ जर्मन जेकोबिन ग्रुप। देखो इंडिकेट क्या है, मोस्टली क्या है, जो रेबमैन है वो जेकोबिन ग्रुप का एक मेंबर है, और वो ग्रुप उस वक्त ऐसा एक्टिव था लोगों में ये स्प्रेड करने के लिए जो नेशन स्टेट की एक्चुअली जो नेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। ये एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था। तो यहां से स्टार्ट होता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशंस। फ्रेंच में रेवोल्यूशन, आइडिया डेवलप हुआ, कैसे हुआ, कहां तक गया और क्या क्या इसके आउटकम्स हुए, वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। जैसा कि मैंने आपको एक पीछे एडवर्टाइजमेंट दिखाया था रेबमैन का, उसने क्या बोला, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। जो बैस्टाइल फोर्ट था वो वहां के लोगों ने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वहां जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, वहां के जो ऑफिसर्स थे, उनको मार दिया। बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है द फर्स्ट एक्सप्रेशन। फ्रांस वाज फुल फ्लेज टेरिटरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। अब जो फ्रांस है वो 1789 में मोनार्क के अंडर में रूल कर रहा था। जो मोनार्क है वो उस पर रूल कर रहा था। उसी वक्त कुछ ऐसी कंडीशंस हुई कि लोगों ने भरी भीड़ के साथ बेस्टाइल फोर्ट पर टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। यहां से पहला इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ कि जो सोवेरेनिटी है वो मोनार्की से किस तरफ हो गई, जो फ्रेंच के सिटीजन थी उसकी तरफ डाइवर्ट कर दी गई। यानी जो राइट्स है, अब जो स्टेट के राइट्स है वो एक मोनार्क के पास ना होकर एक सिटीजन्स के पास हो गए। यानी अब एक की जगह काफी सारे रूलर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बेसिकली ये हुआ, ये मोनार्की है, मोनार्की से सोवेरेनिटी ट्रांसफर कहां हुई, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, यानी जो फ्रेंच की सिटीजन थी उनके हाथों में अब सत्ता आ चुकी है, जो रूल है उनके हाथ में आ चुका है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्ड एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग इन फ्रेंच पीपल। अब देखो वहां के लोग है ना काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे एक कम्युनिटी, एक कॉमन आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए, लोगों को एक कॉमन सेंस देने के लिए कि हाँ आप कहाँ हो, आपको नेशंस की फीलिंग कैसी होनी चाहिए, और आपको जो रूलर है, आपका मोनार्की है, वो आपको पूरी तरह दबा रहा है और आपके जितने भी राइट्स है वो छीन लिए गए हैं। तो ये काफी टाइम से हुआ, जैसा कि मैंने कहा लॉन्ग पीरियड, काफी लंबे समय से चल रहा था ये, और एंड में जाकर ये रिवॉल्यूशन ऐसा हुआ 1789 में कि लोगों ने बेस्टाइल फोर्ट पर टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया उसको, उस पर हमला कर दिया। द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड लेस सिटोयन द सिटीजन, दो मोस्टली आइडिया थे जिससे लोगों ने अपने आप को रिलेट करा। पहला क्या था, फ्रेंच में ले पैट्री यानी द फादरलैंड। देखो लोग जब लैंड को अपने आप से जोड़ेंगे, जब कनेक्ट कर पाएंगे, तभी उसको अपने आप अपनी फीलिंग को उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो पाएंगे। जैसे कि अपन क्या करते हैं इंडिया में, पीपल मोस्टली क्या कहते हैं, भारत माता, तो उस लैंड को अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही जो फ्रेंच पीपल थे उनमें आइडिया डेवलप किया गया कि ये आपका फादरलैंड, ये आपकी पैतृक पुश्तैनी भूमि है, इसको आप किसी और के अंडर में नहीं छोड़ सकते। ले सिटोयन सिटीजन का, यानी हम यहाँ के वासी और हमारी सरकार होनी चाहिए। बस यही तो मोस्टली आइडिया थे जिन्होंने इतना ब्रॉड तरीके से रिवॉल्यूशनरी क्रिएट किया। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव सिटीजन इक्वल राइट्स। सबसे पहले क्या किया, ऐसा कानून बनाया गया जो क्या हो, जो सभी के लिए बराबर हो, इक्वल राइट्स दिए गए इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एडॉप्शन ऑफ न्यू ट्राई कलर नेशनल फ्लैग रिप्लेसिंग द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जैसा कि हमने फ्रेडरिक सोरो की पेंटिंग में देखा था, क्या देखा था कि ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया है फ्रांस ने, वहीं किसको रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को रिप्लेस करके। अब उस फ्लैग का भी मीनिंग है, यहाँ क्या बोल रहा है, जो व्हाइट कलर है
वो एक किंग को इंडिकेट करता है, जो ब्लू एंड रेड है वो पेरिस को इंडिकेट करता है। मोस्टली जो फादरलैंड का जो कॉन्सेप्ट था, वो जो वहां के पीपल्स थे वो पेरिस से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। उसके बाद द ईस्ट स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। देखना ध्यान से पॉइंट, एक्टिव सिटीजन यहाँ एक वर्ड आया है, एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। यानी जो ईस्ट स्टेट जनरल था अब उसको इलेक्ट किया जाने लगा, किसके द्वारा? एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। अब एक्टिव सिटीजन्स का मतलब क्या है कि वो लोग जिनको राइट्स है वोट देने का, इसमें फीमेल्स यानी वुमेन्स इंक्लूडेड नहीं है। और एक्टिव सिटीजन मतलब सिर्फ जो रिच पीपल है, जो एरिस्टोक्रेसी के लोग हैं, सिर्फ वही एक्टिव सिटीजन माने जाते हैं। और उसी ईस्ट स्टेट जनरल को रीनेम करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। यानी जो फ्रांस का रिवोल्यूशन, छोटी सी एक चिंगारी यूरोप में कैसे तबाही फैलाएगी, इसका परिणाम आगे आने वाला है। ओके, न्यू hymns were composed, oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation। यानी जब नेशन बना, रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तो नए नए हाइम्स क्या होते हैं, जैसे अपना नेशनल एंथम है वैसे ही हाइम्स वर कंपोज, नए नए हाइम्स कंपोज किए गए। ओथ टेकिंग क्या हुआ, मार्टिर जितने भी शहीद थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। ये सब किसके नाम पे हुआ? ये सब नेशन के नाम पे हुआ। तो नेशन के लिए जब आप इतना करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक फीलिंग डेवलपमेंट होगी कि हाँ हम यहाँ के क्या है, हम यहाँ के पीपल है और हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए। ओके, internal custom duties and dues were abolished and uniform system of weights and measures was adopted। देखो पहले क्या होता था, जब भी लोग बिजनेस करते थे अलग अलग शहर में अलग अलग टाइप के टैक्सेस लेते थे लोग, वो एबोलिश कर दिए गए, वो पूरी तरह खत्म कर दिए गए। जितनी भी कस्टम ड्यूटी थी वो पूरी खत्म कर दी गई और एक यूनिफॉर्म सिस्टम डेवलप किया गया। भाई जितने भी मेजरमेंट राइट्स हैं सब जगह इक्वल होंगे, कहीं भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इससे टैक्स फिलिंग में लोगों को आसानी होने लगी, लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ हमें इतना यहाँ मुनाफा है, हमारा बिजनेस ऐसे डेवलप होगा, ग्रो होगा। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड राइटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशंस। यानी लोगों को अलग अलग लैंग्वेज थी जिसको हम बोलियां कह सकते हैं, अलग अलग तरह के लोग लैंग्वेज बोलते थे, भाषा का उपयोग करते थे। उन पूरी को क्या कर दिया गया, डिस्करेज करके एक फ्रेंच लैंग्वेज जो कि कॉमनली पेरिस में लोग यूज टू बोलते थे, यूज टू होता, उसको कॉमन लैंग्वेज कर दिया गया ऑफ द नेशन। फ्रांस को फ्रेंच लैंग्वेज कॉमन कर दी गई। अब क्या होगा, सेम लैंग्वेज सेम नेम, तो लोगों को जो नेशन का आइडिया हुआ, जो फीलिंग्स है वो और स्ट्रांग होती गई। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of French nations to liberate the people of Europe from despotism। अब क्या हुआ, हमने तो रेवोल्यूशन ले लिया है ना, हम एक नेशन बन चुके हैं। अब हमारा क्या जो बनता है, दायित्व बनता है, जो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें, यूरोप को भी ऐसा लिबरेट बना दे, लिबरल कर दे। हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम यूरोप को हेल्प करेंगे एक नेशन बनने में। अब देखो यहाँ दो तरह की जो फीलिंग्स है वो डेवलप हुई है। जो यहाँ के पीपल्स है ना वो क्या सोच रहे हैं, हाँ हम लिबरल हो गए, हम अब औरों को करेंगे। पर यहाँ का जो रूलर है वो क्या सोच रहा है, अरे वाह मैंने यहाँ पर रूल कर रहा हूँ, साथ साथ मैंने उनमें फीलिंग डेवलप करी, अब मैं पूरे यूरोप को एक सिंगल में, एक पूरे नेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही ब्रॉड तरीके से हुआ, बहुत ही ब्रॉड टाइप ऑफ पीपल्स में हुआ कि लोग ये सोचने लगे बस हाँ अब तो हमें सबको लिबरेट कर देना है, सबको, मोस्टली यूरोप जो सबसे बड़ा एरिया था हम पहले उसको करेंगे। नेक्स्ट, आउटकम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब देखो फ्रेंच में रिवोल्यूशन हुआ, उसका आउटकम कोई रिजल्ट निकलेगा, तो रिजल्ट देखिए स्टार्ट कहां से हुआ, व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप। यानी जब वो वहां की न्यूज, लोगों ने सोच लिया था हमें तो अब यूरोप को क्या कर देना है, उसकी हेल्प करनी है लिबरेट होने में, फ्रीडम होने में। तो स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ मिडिल क्लासेस बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। क्या सेटअप हो रहा है यहाँ, जैकोबिन क्लब, जिसका एक मेंबर था, कौन था, रेबनेन, जिसने एक फोटो पब्लिश की थी
जिसने ये फोटो पब्लिश की थी रेबनेर, वो भी क्या था, वो भी एक जर्मन जैकोबिन ग्रुप का मेंबर था। तो यहां से ये सारी कनेक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होती है लोगों में, लोग अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। जो रियल नेशनलिज्म है वो यहां से डेवलप हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स थे, मिडिल क्लास थे और जो भी एजुकेशन फील्ड में थे, वो अपना नॉलेज है ना और ब्रॉड करते रह गए कि हाँ एक्चुअल में होना क्या चाहिए। बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। तो जितने भी एजुकेटेड पीपल हैं उन्होंने क्या करा, एक जैकोबिन क्लब सेटअप करने स्टार्ट कर दिया ताकि लोगों में सेम फीलिंग हम डेवलप कर सकें। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। अब देखो करा किसने, करे तो स्टूडेंट्स ने काम कर रहे हैं, एजुकेशन मेंबर्स जो है वो काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास पीपल्स हैं वो सेटअप कर रहे हैं, पर इसका जो वे है वो किसके लिए तैयार हो रहा है बेटा, सॉरी, वो फ्रेंच आर्मीज के लिए तैयार हो रहा है। अब देखो यहाँ से क्या, जो फ्रेंच आर्मी थी हॉलैंड में घुस गई, बेल्जियम में घुस गई, स्विट्जरलैंड में घुस गई और इटली के बहुत बड़े एरिया में वो पहुंच चुकी थी 1790s में। समझ रहे हो, कर कोई और रहा है पर जो वे बन रहा है वो फ्रेंच आर्मीज के लिए बन रहा है। तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, फ्रेंच को मिलेगा, क्योंकि वहां की आर्मी है वो पूरी तरह ब्रॉड रूप में अब क्या कर रही है, लोगों को लिबरल कर रही है। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। यानी बहुत ब्रॉड रूप से वो दूसरी जगह पर नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप करने लगे कि हाँ अब हमें यही करना है। अब देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, फ्रेंच आर्मीज जगह जगह कर रही थी, रेवोल्यूशन कर रही थी, वॉर्स कर रही थी और लोगों में एक नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप कर रही थी। तो उसी के रिगार्डिंग एक पेंटर है जिसका नाम है कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। क्या नाम है, कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। वो द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़ुइब्रेकेन जर्मनी। जर्मनी में कौन सा प्लांट कर रहे हैं, ट्री ऑफ लिबर्टी। अब एक्चुअल में अपने क्या, हमें क्या लग रहा है, हाँ लिबर्टी का प्लांटिंग हो रही है, पर एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रही है पेंटिंग, वो ध्यान से देखना। द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ज़ुइब्रेकेन बाय द फ्रेंच आर्मीज। क्या कर रहे हैं, फ्रेंच आर्मीज ने ऑक्यूपाई कर लिया है उस टाउन को। फ्रेंच सोल्जर्स रिकॉग्नाइज बाय देयर ब्लू व्हाइट एंड रेड। जितने भी ब्लू व्हाइट एंड रेड में पीपल है सारी की सारी फ्रेंच आर्मीज है, सारी की सारी फ्रेंच आर्मीज है। हैव बीन पोर्ट्रेयर एज ऑपरेशन एज द सीज्ड ए पीजेंट्स कार्ट। यानी उन्होंने एक पीजेंट्स की कार्ट छीन ली है। अब ये जो काम कर रहे हैं वो रिवोल्यूशनरी तरीके से नहीं जा रहा है, अब प्रेशर के फोर्स में, अब रूलिंग के फॉर्म में ये काम हो रहा है। रिकॉग्नाइज बाय देयर ब्लू, ये हो गया। सीज पीसेंट्स कार्ट, लेफ्ट में इधर हैरेस सम यंग वुमेन, लोगों को, वुमेन्स को परेशान कर रहे हैं। एंड फोर्स प्रिजन डाउन टू हिज नीज, यहाँ पर लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। अब आप बताओ क्या ये तरीका था फ्रांस के लोगों का यूरोप को लिबरल करने का? नहीं, वो सोच कुछ और रहे थे पर यहाँ हो कुछ और ही रहा है। द प्लैग being affixed to the tree of liberty carries a German inscription which is translation reads take freedom and equality from us। अब देखो यहाँ तो कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज है, उन्होंने एक आइडिया बोला है। क्या बोला है कि यहाँ की जनता वो हमसे क्या बोल रही है कि हमसे फ्रीडम ले लो। तो बेसिकली ये फ्रीडम नहीं हो रहा है, ये रूल हो रहा है। क्या हो रहा है, एक रूल हो रहा है टू द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। दिस इज अ सार्कास्टिक रेफरेंस to the claim of the French as being liberators who opposed monarchy in the territories they entered। यानी जहां वो घुस रहे हैं ना फ्रेंच आर्मी से, वहां की मोनार्की को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक मोनार्की को डिस्ट्रॉय करा तो दूसरी को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, पर अलग वे में। ध्यान से देखते हैं ना कैसे करने वाले। नेपोलियन कोड और सिविल कोड। अब क्या हुआ, फ्रेंच में, फ्रांस की जो आर्मी थी वो घुस रही है यूरोप में, जर्मन में घुस गई, हॉलैंड में घुस गई और वहां ही एक तख्तापलट हो गया। फिर एक नेपोलियन ने कोड जनरेट किया, नेपोलियन मैन था उधर। उन्होंने क्या करा, वहां की मोनार्की को डिस्ट्रॉय करके खुद मोनार्की की जगह आगे पर नए लेवल पर, नए आइडेंटिटी के रूप में within the wide swath of territory that came under his control। नेपोलियन की बात हो रही है इधर। नेपोलियन sets about introducing many of the reforms that he had already introduced in France।
अब देखो जितने भी टेरिटरी नेपोलियन के अंडर में आ रही है वो वापस वही रूल्स इंट्रोड्यूस कर रहा है जो उसने ऑलरेडी फ्रांस में कर दिए थे, है ना। क्यों करे थे? क्योंकि देखो फ्रांस में उसने करे तो क्या हुआ, वो आइडिया जनरेट हुआ, लोगों में नेशनलिज्म का विकास हुआ, लोगों में नेशनलिज्म डेवलप हुआ, फिर उसका आइडिया क्या बना। अब देखो वही जो वापस रूल है उसने कहा यूरोप में घुसते ही इंट्रोड्यूस कर दिया, थ्रू ए रिटर्न टू ए मोनार्की। देखो क्या करा था, वहां की मोनार्की को एंड करके थ्रू ए मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। नेपोलियन ने वहां की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर भी लोगों ने उसको एज ए गॉड माना। तो उसने क्या ऐसा करा कि लोगों ने वापस उसको एक्सेप्ट करा। देखो मेन थिंग क्या होती है, रिवोल्यूशन हुआ, इट्स ओके। फिर रिवोल्यूशन के बाद जब एक नया मोनार्क आता है तो उसको लोग क्या करते हैं, इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी रेवोल्यूशन चल रहा है, ऑलरेडी वहां डिस्ट्रॉय हो रहा है सब कुछ। तो एक नए मोनार्क को एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता। पर इस टाइम पर नेपोलियन ने ऐसा क्या करा होगा कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट करा। यहां देखो बड़े ही एकदम एटीट्यूड के साथ कह रहा, वांट टू वेलकम मी, हमारा स्वागत नहीं करोगे। तो यही कंडीशन इसने बिल्कुल यहां अप्लाई करी है। देखते हैं कैसे। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। अब यहाँ कुछ इसने ऐसे प्रिंसिपल्स अप्लाई करे हैं किसको, जो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड है उसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए। अब वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स है वो हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट स्लाइड में। जो मेन था नेपोलियन का प्रिंसिपल, उसको एक नाम दिया गया, द नेपोलियन कोड और सिविल कोड 1804। यही वो कोड है जिसकी वजह से लोगों ने इसको बहुत रिस्पेक्ट दी और एक्सेप्ट किया एज ए मोनार्की। अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा बनेगा, पर नेपोलियन आकर वो जो चल रहा था पहले से रूल, उसको एंड करके सारे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ सारे एबोलिश कर दिए, सारे फिनिश कर दिए, हटा दिए गए। यानी अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और उसको जितने भी राइट्स थे एज ए किंग सन वो भी उसको अब नहीं मिलेंगे। उसको ही हैव टू प्रूव, अब उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो एक नेशन के लिए एक अच्छा रूलर बन सकता है। अंडरस्टैंड। सेकंड देखिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी लॉ के सामने जितने भी रूलर्स हैं, चाहे वो मोनार्की हो चाहे सिटीजन हो, सारे इक्वल्स रहेंगे, सभी के लिए इक्वल्स राइट रहेगा इन फ्रंट ऑफ द लॉ। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। सबसे पहले समझो कि गिल्ड सिस्टम था क्या। देखो गिल्ड सिस्टम क्या था, जितने भी फ्रांस और यूरोप के बिजनेसमैन थे वो सारे एक साथ एक ग्रुप बनाकर इकट्ठा होकर एक सेलर के पास जाते थे। सेलर से कहते हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का सपोर्ट है और हमें इतना डिस्काउंट चाहिए। दो चीजें होती थी, या तो सेलर उनको अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल ना करे तो उसको क्या होगा, उसको बेनिफिट नहीं होगा, पर अगर वो सेल करता है तो जो बायर है उनको डिस्काउंट मिलता और वो एक अलग प्राइस पे उस प्रोडक्ट को अपने सेल करते। वहीं अगर वहां पर किंग या फिर कोई मोनार्क जाता तो उसको उतना डिस्काउंट नहीं मिलता, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है ना। जितने भी किंग ने डेवलप कर रखे थे अपने सिस्टम, उनको इतना डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, तो फिर क्या होता रहा, किंग को लॉस हो रहा था। तो पहले किंग ने क्या करा, मोनार्की ने वहां के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, किस पर, गिल्ड सिस्टम पर जैसे ही नेपोलियन एंटर हुआ उसने क्या कर दिया, उसने जितने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगे थे सारे हटा दिए। इट मींस वो अभी चाहता है कि बिजनेस होना चाहिए चाहे कैसा भी हो, डजंट मैटर, है ना। बहुत ही अब तो जैसे ही ये गिल्ड सिस्टम रिमूव हुआ ना, तो मोस्टली क्या थे, वहां के जो पावरफुल लोग थे, बिजनेसमैन थे, वो खुश हो गए। और जैसे ही हम बात करते हैं एक्टिव सिटीजन्स की, तो वो एक्टिव सिटीजन्स मोस्टली वो बिजनेसमैन ही थे जो वोटिंग कर रहे थे, है ना। अब देखो उन्होंने क्या करा, नेपोलियन ने उनको अपने फेवर में कर लिया, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को हटाकर। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का सपोर्ट कहां गया, नेपोलियन के पास। और तो जो मिडिल क्लास है वो भी कहां जाएंगे, नेपोलियन के पास। क्यों, क्योंकि देखो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ रिमूव कर दिया, इक्वलिटी बिफोर द लॉ सारे बराबर हैं, और गिल्ड सिस्टम रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया। नेक्स्ट देखो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इंप्रूव्ड। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबोलिश्ड द feudal system and freed peasants from serfdom and manual tools। सबसे पहले देखो, जब नेपोलियन छोटा था टीन एज में, वो बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, तो उसने देखा कि जितने भी पहले रूलर्स थे ना, उन्होंने डेवलप कैसे किया अपने स्टेट्स को, अपने सिटी को। सबसे मोस्ट ऑफ पॉइंट तो उनमें कॉमन था,
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करके आप किसी भी प्लेस को डेवलप कर सकते हो। तो यही माइंडसेट नेपोलियन ने अपने यहाँ यूज किया है, क्या करके, वहां के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर दे। इससे क्या बेनिफिट पड़ेगा, लोग एजुकेटेड होंगे, बिजनेस इंप्रूव होगा। साथ ही साथ उसने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिविजन थे वो सिंपल और क्लियर कर दिया। अब उनमें कोई भी एक्स्ट्रा टर्म्स नहीं बची थी, जो टर्म्स थी वो दोनों तरफ इक्वल थी। एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह बंद कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता था, बेसिकली जैसे देखो मैं किंग हूं, जो कि मैं हूं, है ना, तो मेरा क्या है कि मैं अपने जो टेरिटरी है मेरा वहां पूरी तरह विजिट नहीं कर सकता, वहां के फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रख सकता पूरा ध्यान। तो वो क्या रखता था, वो अपने अकाउंटेंट रखता था ऐसे, जो भी इन जमीनों पर जो टैक्सेस हैं वो जो रिकवर करें, जितने भी एक्स्ट्रा ड्यूज थे वो रिकवर करें, है ना। तो उसके एवज में एज अ सैलरी उनको वो क्या देता, कोई लैंड हो गया, कोई प्रॉपर्टी हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, कोई फोर्ट हो गया, वो उनको देता था। इसी को ही फ्यूडल सिस्टम कहा जाता था। अभी क्या है, अभी सैलरी सिस्टम है, पहले फ्यूडल सिस्टम था। क्या कर दिया नेपोलियन ने, पूरा ही बैन कर दिया। जैसे ही फ्यूडल सिस्टम एंड होगा तो क्या होगा, जो अर्निंग होगी इन लोगों की वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि फिर करेंसीज में जाएगा, और करेंसीज जैसे ही करेंसीज में जाएगा तो जितने भी सर्कुलेट होगी पूरे टेरिटरी में वो करेंसी सर्कुलेट होगी। इससे क्या बढ़ेगा, इससे बिजनेस बढ़ेगा। सिक्योर द राइट्स टू प्रॉपर्टी, सॉरी इससे पहले था पीजेंट्स एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड माइनॉरिटीज। अब जैसे यहाँ के लोग हैं, अब क्या करता था, जैसे ये यहाँ का अकाउंटेंट है, इसके पास ये जमीन अंडर में आ रही है, जितने भी यहाँ के फॉर्मर्स थे, जो लैंड ओनर्स थे, उनसे काम करवाता, पर जब उनके खेत में जरूरत होती उनको क्या कहता था, लोन देता, और वही लोन के टैक्सेस वो बढ़ाकर उसकी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाकर वापस उनसे लेता। तो इसी में क्या आते, जितने भी फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो इसके अंडर में आ जाते। अंडर में आ जाते तो वो सारी जमीनें थी वो किसके अंडर में होती, डायरेक्टली किंग के अंडर में होती। तो इसने नेपोलियन से वो सभी जितने इंटरेस्ट थे वो सारे माफ कर दिए, एंड माइनॉरिटी जितने भी ड्यूज थे वो सारे क्लियर कर दिए। तो जैसे ही ड्यूज क्लियर होंगे क्या होगा, जिनकी जमीनें थी, जिनके लैंड थे, वापस आ जाएंगे। क्या कर दिया फिर, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, जमीन लैंड का जो राइट्स है वो सिक्योर हो गया। अब जमीनें जिसकी थी एक्चुअल में वापस उन्हीं के पास है। ये तीन किसके लिए करा, मिडिल क्लास के लिए, रेस्ट्रिक्शन एरिस्टोक्रेसी के लिए, ये मिडिल क्लास के लिए, ये मिडिल क्लास के लिए। अब बेसिकली वहां यूरोप की जनता कितनी थी, इन्हीं दो ग्रुप से बटी हुई थी। अब उसने क्या किया, पूरे के पूरे ग्रुप को हिप्नोटाइज कर दिया अपने इन रूल्स से। उनको पता नहीं था कि होने वाला क्या है। और ये सोचो क्या इतना आसान था रिवोल्यूशन लाना, वो भी इतना इजीली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा लोगों को, तब जाके ये पॉसिबल हुआ। इतना इजी नहीं था। नेपोलियन कोड और सिविल कोड, ठीक है। नेक्स्ट था पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉय ए न्यू फाउंडेड फ्रीडम। अब क्या हुआ, सबको पता तो लग गया हमें फ्रीडम है, वो एंजॉय करने लगे कि हाँ भाई नेपोलियन तो हमारे क्या हो गए, एज ए गॉड गिफ्टेड आ गया, उन्होंने सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। बट बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स of goods particular begin to realize that uniform laws, standardized weights and measure and a common national currency would facilitate the movement of the exchange of goods and capital from one region to another region। जैसा कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वो क्या सोचते थे, जब करेंसीज सब में सर्कुलेट होगी तो क्या बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। जितने भी बिजनेसमैन थे वो सब यही सोच रहे थे कि हाँ हमारा एजुकेशन बढ़ेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, कंट्री डेवलप होगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और यहाँ अर्निंग होगी। अर्निंग होगी तो क्या ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरी टेरिटरी है वो डेवलप होगी। पर क्या ऐसा था, अगर ऐसा होता तो जो अभी करंट की कंडीशन है वो बिल्कुल ही चेंज होती, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अब आगे देखो। रिजल्ट ऑफ सिविल कोड, अब है ना लोगों को समझ में आने लगा धीरे धीरे। कैसे हुआ कि हाँ अरे ये तो नेपोलियन है, इसने अपने फायदे के लिए किया, पर ये जहां नुकसान हो रहा है वहां लोगों को बहुत देर है। पर जब तक लोगों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और नेपोलियन के भी लिए बहुत देर हो चुकी थी। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcome as harbingers of liberty। फ्रेंच आर्मीज जा रही है सभी जगह यूरोप में, और उनका स्वागत कैसे हो रहा है, एज ए हार्बिंगर्स के, हाँ ये हमारे लिए लिबर्टी लेके आए हैं, हम तो बस
हैप्पी हैप्पी हो गए, बट ये हैप्पी हैप्पी वाली सिचुएशन कंडीशन बहुत जल्द एंड होने वाली है। बट द इनिशियल, ध्यान से सुनना, बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. अब क्या हुआ, अब लोगों को समझ आने लगा, अरे ये तो बराबर नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ अंदर गफला हो रहा है। तो जैसे ही लोगों को रियलाइज हुआ तो क्या जो एंथुसियाज्म था वो हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट होने लगा, यानी लोग अपने एनिमी बनने लगे, दुश्मन बनने लगे कि नहीं 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 ये तो बिल्कुल गलत है। इट बिकम क्लियर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट, जितने भी नए एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट थे वो सारे क्या है, बराबर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। सिर्फ उन्हीं के लिए वर्क कर रहे थे जो बिजनेसमैन थे, पर उन्हें भी कहीं ना कहीं लॉस हो रहा था। इंक्रीज टैक्सेस, क्या हुआ, अब नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट डेवलप किया, जितने भी रूल्स हटाए, टैक्स हटाए, पर उनको तो क्या करना पड़ा, वापस रिकवरी करनी पड़ेगी उनके लिए। तो क्या किया नेपोलियन ने, टैक्स इंक्रीज कर दिए, सेंसरशिप बढ़ा दी, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्क्यूर द रेस्ट ऑफ यूरोप, यानी लोगों को फोर्स किया गया आर्मी में भर्ती होने के लिए। तो जब ऐसा होगा, जब लोगों में नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो डेवलप नहीं होगी तो लोग नहीं करेंगे, लोग आर्मी में ज्वाइन नहीं होंगे। तो पर क्या किया, इधर लोगों को फोर्स किया गया, वो भी यूरोप के लोगों को फ्रेंच आर्मी में भर्ती होने के लिए, एडमिट होने के लिए। तो फिर लोगों को रियलाइज हुआ इट्स नॉट गोइंग राइट। ऑल सीम टू आउटवेट द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस। सबको क्या पता लग गया, सबको पता लगा कि हाँ ये जो भी हो रहा है हमारा सही नहीं हो रहा है। तो लोगों ने फिर क्या करा, फिर अब उसका जो आउटकम्स थे, रिजल्ट, वो अब सही नहीं आए। यहां से नेपोलियन का जो है आप कह सकते हो एंडिंग स्टार्ट हो गई। तो लोगों ने क्या है, ऑलरेडी रिवोल्यूट कर चुके थे पहले, तो लोगों को एक सेंस डेवलप था कि हमने पहले किया, हम फिर से कर सकते हैं। तो यहीं से नेपोलियन का एंड शुरू हुआ। अब देखिए जो फोटो है ना, बहुत प्यारी फोटो है। एक्चुअली क्या है, ये कोरियर की है जो रीनलैंड का था। लूजेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लेप्जिंग, ये लेप्जिंग की तरफ जा रहा है और इसके बैग में जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो सारे लॉस कर रहा है। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये एक नेपोलियन को इंडिकेट कर रहा है। कैसे इंडिकेट कर रहा है, नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज पोस्टमैन ऑन हिज बैग टू फ्रांस आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिप्जिंग। लिप्जिंग की बैटल के बाद 1813 की बात हो रही है यहाँ, है ना। घर की तरफ जा रहा था, घर यानी कि फ्रांस, जहां से नेपोलियन आया था। ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग बियर्स द नेम ऑफ द टेरिटरीज ही लॉस्ट, यानी जितने भी लेटर इसके बैग में से निकल रहे हैं वो सारे कोई ना कोई टेरिटरी है, क्योंकि इसने कहा लिप्जिंग की जो वॉर है वो हार गया था। अब जैसे ही बैटल लॉस करेगा तो कुछ ना कुछ खोएगा, तो जैसे वो स्टेट से टेरिटरी वो खो गया। फिर क्या हुआ, नेपोलियन रूल्ड अंटिल 1814, 1830 में वापस चल रहा था, 14 तक उसने रूल किया। एंड ऑन जून 1850 आफ्टर द डिफीट इन द बैटल ऑफ वाटरलू, द ब्रिटिश imprisoned him सेंट हेलेना, ए डिस्टिंक्ट आइलैंड इन द अटलांटिक ओशन, यानी जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने उसको कहाँ भेज दिया, कहाँ धकेल दिया, सेंट हेलेना आइलैंड पर, जहां पे कोई नहीं था, बस उसको मरने के लिए छोड़ दिया। पर फिर भी क्या है, ही डाइड इन 1821, 6 years ऑफ स्ट्रगल, यानी 6 साल तक उसने वहां स्ट्रगल किया लाइफ के लिए, और फाइनली 1821 में ही डाइड, ही लॉस हिज लाइफ। तो ऐसे नेपोलियन का एंड हुआ। तो उसकी स्टार्टिंग भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है, पर जो एंडिंग थी बहुत ही दर्दनाक रही है। ओके, सो यहाँ का आपका आज फर्स्ट पोर्शन है, आपने क्लियर कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। तो आज हमने फर्स्ट द ड्रीम ऑफ फ्रेडरिक सोरियो एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ये डिस्कस करा। टॉपिक बहुत ही प्यारा था, इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट पार्ट में हम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही शानदार रिवॉर्ड्स होंगे, डिवोर्स होंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।